Hello everyone, गुड इवनिंग टू ऑल। माय नेम इज़ अंकित और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत ख़ास होने वाला है। इसमें हम थ्योरी ऑफ मशीन का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मैकेनिक्स में भी और थ्योरी ऑफ मशीन दोनों में काम आता है। काइनेमैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। इसके अंदर हम वेलोसिटी मैकेनिज़्म और वेलोसिटी ऑफ अ मैकेनिज़्म, एक्सीलरेशन ऑफ अ मैकेनिज़्म निकालना सीखते हैं। लेकिन ये टॉपिक अगर किसी का कच्चा रहता है तो पूरा का पूरा टॉपिक बेकार हो जाता है इसमें। सो इसी को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। और जो मैंने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है 100 ट्रिकी क्वेश्चंस ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन, उसी का ये एक पार्ट रहेगा, लेक्चर 2 रहेगा उसका, जिसमें हम पहले इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे। देखते हैं कितनी थ्योरी इस बार कंप्लीट होती है, लेकिन इस टॉपिक को बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं और तरीके से इसको डील करेंगे। ठीक है, तो रिजिड बॉडी का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो रिजिड बॉडी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कोई भी बॉडी रिजिड कब रहेगी? जब उसके जो पार्टिकल्स रहेंगे, या ऐसा कह लो जो पेयर ऑफ पार्टिकल है, कोई भी पेयर ऑफ पार्टिकल आप लोग, कोई बॉडी बहुत सारे पार्टिकल्स, करोड़ों अरबों पार्टिकल से मिलके बनी है, और जो ईच पेयर ऑफ पार्टिकल, मान लो ए और बी पार्टिकल आपने लिया कोई भी उसमें, ठीक है, तो उनका जो डिस्टेंस है, जो इनके बीच का डिस्टेंस है, वो फिक्स रहे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका क्या मतलब होता है? इस बात का जो, यानी कि ये जो, इस बात का मतलब क्या रहेगा कि भाई शेप और साइज मोशन के दौरान चेंज ना हो, राइट, विच मीन्स shape and size do not change with motion। तो उस बॉडी के हम काइनामेटिक्स को पढ़ेंगे, उसके वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड काइनामेटिक्स। क्लियर? अब अब कौन कौन से मोशन करती है? तो वैसे तो बहुत सारे टाइप के मोशंस हैं। जनरल प्लेन मोशन हमारे कोर्स में रहेगा, जिसको हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, बट उसके अलावा आपको मैं बताऊं, जैसे जस्ट बॉडी ट्रांसलेशन करे, सबसे पहले आप हेडिंग डाल सकते हैं, इसको सीखिए, ट्रांसलेशन। कोई भी रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन कैसे करेगी? कब कहेंगे हम कि बॉडी ट्रांसलेट कर रही है? तो हम क्या बोलेंगे कि मतलब अगर मैं इसको डायग्राम से बताता हूँ, बल्कि ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो ये कोई बॉडी है और इसके जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर ए और बी है, ठीक है। तो अगर ये जो बॉडी है, इसके जो पार्टिकल्स हैं स्ट्रेट लाइन में मूव करें, मतलब सेम ओरिएंटेशन स्ट्रेट लाइन में, ये वाला पार्टिकल यहाँ जाए, ये वाला पार्टिकल यहाँ जाए, ये वाला पार्टिकल यहाँ जाए, तो ये मान लो इसकी जो पोजीशन है ए, ये ए सी बी, इसको सी मान लो, डैश लगा लो यहाँ पर, और ये बॉडी यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो ये सभी के सभी जो पार्टिकल्स होंगे पैरेलली मूव करेंगे, पैरेलल पाथ को तरह मूव करेंगे। अगर इस टाइप का मोशन होगा तो हम कहेंगे बॉडी ने क्या करा है? ट्रांसलेशन किया है। तो ये भी दो टाइप की है। इस टाइप का मोशन रहेगा जब पैरेलल रहेगा तो हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन हुआ है। क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन हुआ है। कब? जब सभी के सभी पार्टिकल्स पैरेलली मूव करेंगे। क्लियर? अब इसी ट्रांसलेशन का जो दूसरा पार्ट है, ये तो ए है, दूसरे पार्ट में क्या कर सकती है बॉडी? कर्व में भी मूव कर सकती है, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकल्स इस तरीके से मूव करें, और मूव करें पैरेलली ही। जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मान लेते हैं कि अब ये ऐसे कर्व में मूव करके यहाँ तक पहुँचता है, ये बॉडी यहाँ पर। तो ये जो दूसरी बॉडी है ये भी सेम पैरेलली मूव करके, सेम कर्व में मूव करके यहाँ पर पहुँचे। क्लियर? तो जब भी कर्व में मोशन होगा तब हम क्या बोलेंगे इसमें? दैट इज कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन। मेरी बात समझ में आ गई? ये एसर्शन रीजन में क्वेश्चन बन सकता है आईईएस में, या 1 नंबर में क्वेश्चन गेट में भी आ सकता है, और इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है।
अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लेन मोशन किसे कहते हैं, प्लेन मोशन, ठीक है, तो प्लेन मोशन का क्या मतलब हुआ उसको मैं दिखाता हूँ, या कर्वी लीनियर ट्रांसलेशन या रोटेशन को किसी पर्टिकुलर बॉडी के लिए मैं देखूं, देखो कैसे मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें डायग्राम देखते हैं यहाँ पर। हाँ देखो, जैसे मान लेते हैं कर्वी लीनियर ट्रांसलेशन जो होगा वो कैसे रहेगा। कर्वी लीनियर ट्रांसलेशन वो क्या है, एक बहुत बढ़िया सा डायग्राम मैंने सीखा है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये मान लो फिक्स है, यहाँ पर ये हिंज्ड है, ये जॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। एक और यहाँ पर लिंक है, यहाँ पर ये हिंज्ड है, ये वाला फिक्स है लिंक, और ये दोनों लिंक क्या है, पैरेलल है। और ये जो एक बॉडी है, एक बॉक्स मान लो इसको, ये यहाँ से इससे अटैच्ड है। अब दो टाइप के मोशन होते हैं ये भी, ठीक है, कि ये भी देखो, अब मैं आपको रोटेशन करके दिखाऊंगा, लेकिन कई बार एक जो रिजिड बॉडी का रोटेशन होता है, एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन होता है। वो कैसे होता है, चलो पहले तो वही बता दूं, कहीं उसमें कन्फ्यूज़न ना हो जाए। तो रिजिड बॉडी का रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस वो कैसे रहेगी बात। तो जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, ये हमारी रिजिड बॉडी है, तो ये हमारी फिक्स्ड एक्सिस है कोई भी मान लो, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल रहेंगे ये इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा मान लो। तो आप क्या कहोगे, पार्टिकल्स जो होंगे रिजिड बॉडी की पैरेलल प्लेन में सर्कल के अलोंग इस सेंटर लाइन के अबाउट मूव करेंगे। जैसे दूसरी पार्टिकल कहाँ मूव करेगा, इसी सर्कल, और पैरेलल रहेंगे ये दोनों सर्कल। इस चीज को क्या बोलेंगे हम लोग कि रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। अब मैं रोटेशन की बात बता रहा था ना, कि इसमें कंफ्यूजन ना हो तो बताऊंगा अभी। रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, क्लियर। तो इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, वो रोटेट कर रही है। अब मैं क्या कह रहा था कि जैसे बेसिकली प्लेन मोशन किसे कहते हैं, वो ही चीज़ बता रहा हूँ मैं एक तरह से। जैसे ये बॉडी है, तो ये एक तरह का कर्वी लीनियर ट्रांसलेशन कब होगा हमारा, जब जो पार्टिकल्स होंगे ना, जैसे मान लो ये पहले क्या होगा, ये यहीं पर ही होगा। तो इस बॉडी ने ये पॉइंट ए था मान लो, अब ये A1 है मान लो, तो ये कैसे मूव करा यहाँ पर, इस बॉडी ने इसी तरीके से मूव करा, देखो यहाँ इस सर्कल के अबाउट मूव करा। इसी तरह से पहले ये पॉइंट ऐसे होगा, तो इस बॉडी ने कैसे मूव करा, इस तरीके से मूव करा। अगर मैं इसके सी, ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला, इसको सी मान लो, चलो इसको बी मान के, इसको B1 मान लो, इसको सी मान लो, C1, और ये वाला पॉइंट पहले ये कहाँ होगा, ये बॉक्स यहीं पर ही होगा, देखो ऐसे ही होगा ना, है ना, ऐसे ही होगा। तो ये जो सी पॉइंट है कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ये ऊपर थोड़ा सा नीचे मान लो, है ना। सो ये कर्व कैसे हुई, ऐसे हुई, और ये वाली कर्व भी यहाँ से भी कैसे जाएगी, ऐसे कर्व जाएगी। तो जब भी कर्वी लीनियर ट्रांसलेशन कब होगा, जब पार्टिकल्स पैरेलल सर्कल्स में मूव करेंगे। ये सर्कल है, एक ये वाला सर्कल, जैसे एक यहाँ पर पॉइंट लेते तो वो ऐसे मूव करता, ये नीचे वाले पार्टिकल ऐसे मूव करता। तो कभी भी इस टाइप का मोशन आएगा तो आप बोलोगे कर्वी लीनियर ट्रांसलेशन वो है, कर्वी लीनियर ट्रांसलेशन हुआ है। देखो ये रोटेशन नहीं है, रोटेशन अलग चीज़ है। अब कोई भी बॉडी रोटेट करेगी वो मैं आपको बताता हूँ, उसमें बॉडी कैसे मूव करेगी। अब यही सेम बॉडी रहेगी और वो रोटेट कैसे करेगी। ये ट्रांसलेशन हुआ है, कर्वी लीनियर हुआ है, बट देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं कि बॉडी रोटेट कैसे कर रही है। ठीक है, सो ये तो हिंज हो गया अपना, ठीक। और इससे ये जो अटैच्ड है बॉडी, इस टाइप से अटैच्ड है, ठीक है। और ये बॉडी हमारी ऐसे टिल्ट हो गई है। फाइनल बना रहा हूँ ताकि उसमें आपको समझ आए चीज़ें। पहले कैसी होगी, ये
इसे समझाने के लिए है। लेक्चर बिल्कुल भी मुझे ऐसा लगता है कि समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये लेक्चर। ठीक है, तो अब देखना ज़रा, ये जो पार्टिकल्स है ना, ये ठीक है, ये वाला, तो ये पता कैसे मूव कर रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखिए, एक सर्कल में मूव करेंगे एक ये पॉइंट इस टाइप से। अगर आप इसके ये वाले पॉइंट्स को देखोगे ना, ये हो गया अपना, ठीक है, और ये वाला थोड़ा सा बड़ा ही बनेगा, थोड़ा बाहर बनेगा, और एक ये सर्कल है ना, तो ये जो पॉइंट्स बनेंगे ये ऐसा सर्कल बनेगा इसके पैरेलल। तो जब भी कंसेंट्रिक सर्कल्स में कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा, उसके जो पार्टिकल्स होंगे, जैसे यहाँ कोई पार्टिकल लेते तो वो कैसे मूव करते, कंसेंट ऐसे मूव करते, तो ये किस टाइप का है, कंसेंट्रिक। तो एसर्जन रीजन में क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है मेरे हिसाब से, बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ आया होगा कि जब भी पार्टिकल रोटेट करता है तो कंसेंट्रिक सर्कल्स में पार्टिकल मूव करते हैं। क्लियर? तो इस केस में जो ये वाला केस है, इसमें क्या हुआ है, ओरिएंटेशन बदली है प्लेट की, जैसे जैसे रोटेट हो रहा है। ठीक है, और वहां पर पहले वाले केस में क्या हो रहा था, पार्टिकल ये बॉडी ऐसे थी, फिर थोड़ी देर बाद में क्या हो गया था, वो थोड़ी सी इधर हो गई थी बॉडी, तो ये कर्व में ट्रांसलेट हुआ है। क्लियर है जी? ओके, अच्छा, एक और रिजिड बॉडी का मोशन होता है जिसको बोलते हैं, रिजिड बॉडी मोशन में एक और टाइप का मोशन होता है जिसको बोलते हैं जनरल प्लेन मोशन। ये किस टाइप का मोशन है, और मेरे हिसाब से इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये ऐसे टाइप का प्लेन मोशन है, ठीक है, जो मैंने आपको जो ऊपर वाले दोनों मोशन बताए ना, इससे पहले वाले, तो वो दोनों के दोनों प्लेन मोशन में आते हैं। तो ऐसा प्लेन मोशन जहां पर जो पार्टिकल है एक सिंगल प्लेन में मूव करे, मतलब ना वो रोटेट करे ना वो ट्रांसलेट करे, ठीक है, ना ही वो एक ऐसा प्लेन मोशन जो कि ना रोटेशन हो ना कि ट्रांसलेशन हो, उसको बोलते हैं जनरल प्लेन मोशन। कैसे? जैसे कि कोई भी व्हील है वो रोटेट करे, या कोई स्लाइडिंग रोड है, ये ऐसे जाएगा ये ऐसे जाएगा, तो इस टाइप का स्पेशल केस है ये, इसको बोलते हैं जनरल प्लेन मोशन। क्लियर? सो ये जो हमारा टॉपिक था, ये मैंने आपको सबसे पहले जो बताया, इसका फर्स्ट पार्ट हमारे लेक्चर का, जिसमें हमने पढ़ा कि कौन कौन से टाइप के रिजिड बॉडी के मोशंस हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा वेक्टर की तरफ लेके चलूँगा, जहाँ पर आपको आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे ट्रांसलेटरी मोशन में हम वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि मैं इसके ऊपर ऑलरेडी पहले भी लेक्चर बना चुका हूँ, बट फिर भी कोशिश करते हैं समझने की, तभी क्वेश्चन करने का फ़ायदा देखो, है ना, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं है। तभी मैं इसमें 100 ट्रिकी क्वेश्चंस की लेक्चर सीरीज़ बता पाऊंगा और अगला लेक्चर इसमें मैं आपको पढ़ा पाऊंगा, तभी फ़ायदा है, नहीं तो सॉल्यूशन तो हर कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। तो जैसे ट्रांसलेशन की बात मैं करूँ, अगर बॉडी क्या कर रही है, ट्रांसलेट कर रही है, ट्रांसलेशन वाले मोशन में, तो इसको डिस्कस करते हैं। बॉडी ट्रांसलेट कर रहे मतलब उसके जो पार्टिकल है मूव करें। अब देखो, कोई भी रिजिड बॉडी हम मान लेते हैं, आप कैसे भी समझ सकते हो, ठीक है, और इस पे 2 पॉइंट्स में मान लेता हूँ, ये पॉइंट ए मान लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूँ, पॉइंट बी मान लेता हूँ। क्लियर? तो इनका अगर मैं पोजीशन वेक्टर निकालूं विद रिस्पेक्ट टू यहाँ से ओरिजिन से, फिक्स्ड फ्रेम से, सो ये वाला क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इतना तो वेक्टर आपको आता ही होगा, इसको बोलते हैं आर ए, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, अगर ये चीज़ नहीं आती है, मैंने पहले ऑलरेडी बता रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, बहुत अच्छे से बता रखा है। तो इनका जो ये बीच वाला होता है ना, ये
फिर वेक्टर एडिशन भी मैं बताऊंगा। आप मेरे को मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में जाके देखिए, सब अच्छे से बता रखा मैंने, फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो वेक्टर होता है इसको बोलते हैं आर वेक्टर, या आर में नाम तो आर है, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये आर बी वेक्टर हो गया और ये आर ए वेक्टर हो गया। क्लियर? इस तरीके से हम लोग इसको दिखाते। तो आपने वेक्टर एडिशन का क्या रूल है इसमें, आर बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, वो दोनों को आपने ऐड करा है, आर ए वेक्टर प्लस आर बी विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। या आप ऐसे भी सिंपल समझ सकते हो, अगर आपको ये निकालना होता तो आपने दोनों को माइनस करना होता है, जिसके रिस्पेक्ट, अब ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है, तो बी को पहले लिखना है फिर ए को लिखना है, ऐसे समझ लो। नहीं तो ये सबसे बेस्ट तरीका है लिखने का। क्लियर? सो बी से, मतलब बी विद रिस्पेक्ट टू ए है। क्लियर? आगे देखेंगे इसमें और अच्छे बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, हमने डेफिनेशन, रिजिड बॉडी की डेफिनेशन से क्या पढ़ा है, हमने यही पढ़ा है कि ये जो मतलब पार्टिकल्स हैं ये फिक्स्ड डिस्टेंस पे रहते हैं। क्या फिक्स रहेगा, मतलब ये जो ये वेक्टर है ये फिक्स रहेगा। क्यों? अगर ये कुछ मूव करेगा उतना ही सेम उसमें ये मूव करेगा, तो ये वैल्यू हमेशा रिजिड बॉडी के लिए सेम रहती है। सो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा वी बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होगा वी ए, और ये इसका डिफरेंशिएशन सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम करोगे तो वो आएगा 0। ऐसे ही एक्सेलरेशन करोगे तो बराबर ए। इस बात से क्या पता, क्योंकि यार ये जब टाइम के साथ चेंज ही नहीं होगा, रिजिड बॉडी का कंसेप्ट ही यही है, सो इसका जो वेक्टर होगा 0 होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जब रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन करती है तो सभी के सभी जो पॉइंट्स होते हैं दे हैव द सेम वेलोसिटी एंड सेम एक्सेलरेशन एट गिवन इंस्टेंट। देखो मैंने ये चीज़ प्रूव करा के समझाई आपको अच्छे से, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, आप भी अपने नोट्स में लिखो इस बात को। व्हेन रिजिड बॉडी इज इन ट्रांसलेशन, जब भी रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन में होती है तो सभी के सभी जो पॉइंट्स होते हैं, एक मिनट, हाँ, तो रिजिड बॉडी जब भी ट्रांसलेशन में होती है तो सभी के सभी पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स, यहाँ तो मैंने 2 ही लेके समझा है लेकिन आप 3-4 लेके समझ लो। ऑल द पॉइंट्स हैव सेम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके, आगे चलते हैं। अब अगर रोटेशन हो रहा हो बॉडी का, तब कैसे एक्सेलरेशन हम लोग निकालते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जब भी रोटेशन, जब हम थ्योरी ऑफ मशीन के पार्ट से अगर मैं पढ़ूँ तो ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, जब भी किसी रिजिड बॉडी की रोटेशन होगी अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, वो कैसे होगा, बनाना पड़ेगा लेकिन कोई डायग्राम, चलो बनाते हैं इसको। ये कोई भी रिजिड बॉडी है हमारी, क्या पढ़ रहे हैं, रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, इसमें 3 एक्सिस होती है हमारी, एक्स वाई जेड। तो कोई भी मैं मान लेता हूँ, जैसे मान लो 3D में मैंने ये एक्सिस मान ली, क्लियर, और इसको मान लिया, ये कोई भी हमारी एक्सिस होगी, ठीक है। कोई भी पॉइंट हमने यहाँ पर P मान लिया और एक ओरिजिन भी मान लेते हैं, यानी तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ये और ये है ना, ऐसे ही लेते हैं 3D बॉडी में हम डायग्राम, आइडिया होगा आपको इस चीज़ का। ये y मान लो, है ना, इसको x मान लो, इसको z एक्सिस के अबाउट मान लो, ठीक है। और इस पॉइंट P हमने माना था, इसका जो पोजीशन वेक्टर मैं क्या मान लूँ, r मान लेते हैं 3 एक्सिस में। और तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
आर एक्स आई प्लस आर वाई जे प्लस आर जेड के, है ना, आर वेक्टर की तरफ से आप इसको लिख सकते हो। तो आपने क्या करना है, इसको मान लेते हैं हमने कुछ ना कुछ ये एंगल रोटेट किया है। क्या किया है इसने? रोटेशन किया है। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, इसमें कैसे समझने के लिए, जैसे मान लो ये एक तरह से कितने एंगल पे है, फाई पे। तो बॉडी क्या कर रही है? रोटेट करेगी। अभी क्या करेगी? रोटेट। तो हमने क्या सीखा था? हर एक पार्टिकल एक सर्कल के अबाउट रोटेट करेगा, ऐसे, है ना। जितने भी पार्टिकल है, यहाँ भी, ये भी, ये यहाँ पर भी अगर आप कोई पार्टिकल बनाएगा वो भी सेम सर्कल के अबाउट रोटेट करेगा, जो हमने पढ़ा था कंसेंट्रिक सर्कल के अबाउट। ठीक है, मैं बहुत कंसेप्चुअल चीज़ आपको बताता हूँ। देखिए, ये पॉइंट पी आपने माना, अगर आप इस पर प्रोजेक्शन डालोगे यहाँ पर, इस पॉइंट को बी मान लो, सो ये अगर ये इसका ये वाली वैल्यू पोजीशन वेक्टर की वैल्यू आर है, ध्यान समझना, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ये मत समझना कि ये चीज़ मतलब ऐसे ये फालतू है, ये सीखने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये जो इसका रेडियस होगा इस सर्कल का, वो क्या होगा? आर साइन फाई होगा। देखते रहिए अब जरा। ठीक है, फाई क्या है? एंगल जो आर ने बनाया है ना, और ये आर ने और ए डैश जो हमारी एक्सिस है इसने बनाया, ये फाई एंगल है। अब ध्यान से देखिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डी आर बाय डी टी। बट यहाँ पर अगर मैं थोड़े टाइम के इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ व्यू से लूँ, ठीक है, तो ये जो पार्टिकल हमारा इस तरह से बनाया है मैंने, ये वाला पॉइंट पी बनाया, अगर मैं इसका थोड़े से इंस्टेंट के लिए डिस्टेंस लूँ कि भाई ये पॉइंट पी ने कितना लेंथ कवर किया इस आर्क का, तो मान लेते हैं कि वो यहाँ तक पहुँच जाए, इस पॉइंट तक पहुँच जाए। इस पॉइंट को सी मान लिया मैंने। सो कितना आर्क कवर करा इसने? इतना आर्क कवर किया। सो उसको बोल दिया मैंने डी एस या डेल्टा एस। वो क्या होगा? आर्क, आर इंटू थीटा, और है ना, सही बात है ना, आर इंटू थीटा। और कितना एंगल कवर करा? मान लो ये वाला डेल्टा थीटा। ये वाला एंगल कितना है? डेल्टा थीटा। ये वाला एंगल है हमारा डेल्टा थीटा। समझो बस इस चीज़ को यार, आर इंटू डेल्टा थीटा। क्लियर? अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, बताता हूँ ना रीज़न, ये फॉर्मूला आया कैसे। सो बेसिकली डेल्टा एस का फॉर्मूला आ गया हमारा, और आर रेडियस कितना है इसका? आर नहीं है वो कितना है? आर साइन फाई है इंटू डेल्टा थीटा है। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। ये डेल्टा एस की वैल्यू आ गई एक तरह से हमारी। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एस इक्वल्स टू आर साइन फाई, ऐसे ब्रैकेट में लिख दो इसको, इनटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा मतलब इस पॉइंट पी ने कितना यहाँ से यहाँ तक कितनी आर्क कवर करी, क्योंकि सर्कुलर मूव करेगा ना इसके सारे के सारे पॉइंट। इसीलिए मैंने इसका बेसिक पढ़ाया था आपको पहले कि इसके सभी के पॉइंट एक सर्कल के अबाउट मूव करेंगे। ये इस प्लेन के अबाउट, ये कौन सा प्लेन? ये वाली एक्सिस कौन सी है? जेड है एक तरह से, और ये एक्स है, जेड एक्स प्लेन के अबाउट ऐसे। क्लियर है? मैं इसका प्रूव इसलिए बता रहा हूँ, ये जब क्वेश्चन करते हैं तब बहुत काम आती है ये चीज़ें। ठीक है, तो नोट करने में कुछ नहीं जाता है, समझो, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो। सो हमने वेक्टर में क्या पढ़ा था कि कभी भी अगर आपको ये, अगर मैं इसका क्या कर दूँ, डिफ्रेंसिएशन कर दूँ, सो क्या आ जाएगा? वो क्या आ जाएगा? डेल्टा थीटा। जो डेल्टा थीटा है, अब इसकी जगह क्या लिख दोगे? थीटा के ऊपर बिंदी लगा दो, बस उसको लगा सकते हैं हम। सो डी एस बाय डी टी, यही वेलोसिटी होगी। सो आर थीटा बिंदी इंटू साइन फाई लिख सकता हूँ मैं। थीटा की बिंदी को ओमेगा भी लिखते हैं, बिंदी समझ रहे हो, टाइम डेरिवेटिव ऑफ थीटा। क्लियर? सो अब यहाँ से क्या कंक्लूजन आता है कि जो वेलोसिटी v है पॉइंट p की, एक वेक्टर है। किसके परपेंडिकुलर है? जो प्लेन है ए डैश का और r का, इसके परपेंडिकुलर है। मतलब जैसे मान लो कोई भी i वेक्टर दिया हुआ और एक j वेक्टर दिया हुआ, तो आप कैसे निकालते हो? राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं हम वेक्टर को। सो
क्या यहाँ से पता लगा, जब वेलोसिटी है पॉइंट पे, हम क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी निकाल रहे हैं, किससे रोटेट हो रहा है। तो वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है किस प्लेन से, एक तो ए से और कौन सा, और आर वेक्टर से, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्लियर। और इसका मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल ही दिया। तो ये एक तरह का क्या है, अगर ये आई प्लेन में है, ठीक है, मान लो आई है, ये जे है, तो अगर ये दोनों आई और जे प्लेन थे, ये वाला आई था और ये जे था, तो जो वेलोसिटी आएगी वो के प्लेन के अबाउट आएगी, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल के हमें करना है इसको। सो हम वेक्टर बनाएंगे इसमें, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ इस चीज़ को, डी आर बाई डी टी, क्या लिख सकते हैं हम इसको, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर। क्यों, इस मतलब इस थीटा डॉट को हमने ओमेगा लिख दिया, अब थीटा डॉट लिख तो जाए, क्योंकि साइन फाई आ गया ना, ये तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा ही होगा। क्लियर। सो ओमेगा की वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हो जी, ओमेगा के वेक्टर या थीटा डॉट के वेक्टर। सो कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। और किसके अबाउट होगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैसे, देखो समझो यार, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बना के दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे मान लो ये कोई रिजिड बॉडी थी, अब थोड़ा और जूम कर लेते हैं इसको, है ना, ये एक्सिस मैंने बनाई, और आपको वैल्यू पता लगेगी बाद में कि मैंने कैसे, कितने बेहतरीन ये हमारा काम आएगी ये चीज़ अब आगे जाके। मान लो ये पॉइंट ओ था, ये वाली एक्सिस जे मान लो, वाई वाली है ना, इसको आई मान लो, और ये वाली जो है हमारी क्या होती है, के होती है। समझो अब इस चीज़ को कैसे करते हैं क्वेश्चन को। अब मैंने कोई भी पॉइंट पी माना था ना, यहाँ पर इस वेक्टर को सेंटर से ही लेते हैं, आर वेक्टर हो गया। मैंने क्या करा था, इस पे क्या डाला था, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन डाला था इस तरीके से, तो ये पॉइंट को मैंने बी मान लिया था, ये वाला एंगल मेरा फाई था। और क्या सीखा हमने, ये जो पॉइंट है ये रोटेट करता है अबाउट सर्कल इन अ रिजिड बॉडी, ये तो बेसिक्स पढ़ा है हमने, राइट। सो ये जो ओमेगा आएगा हमारा इस पॉइंट की, अगर देखो इस बात को समझो, अगर इसकी मैं वेलोसिटी निकालूं तो वो क्या आएगी, ऐसे इसके टेंजेंट होएगी, और जो ओमेगा निकालूंगा वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा, राइट। कितनी वैल्यू आएगी, ओमेगा इक्वल्स टू क्या आएगा, ओमेगा डॉट के वेक्टर के अबाउट है, ये जेड लाइन है, इसको हमने ए डैश माना था शायद। क्लियर। और किसके अबाउट, किसके हिसाब से है, ये राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से आई है। क्लियर, ये बहुत काम आएगा, इसको हल्के में मत लेना। देखो अब अगर मान लो मुझे एक्सिलरेशन निकालना हो इस पार्टिकल पी का, क्या निकालना हो, एक्सिलरेशन। सो एक्सिलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv बाय dt, और वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, ओमेगा क्रॉस आर। तो इसका क्या फॉर्मूला है, इसकी क्या ट्रिक है लिखने की, ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले तो d ओमेगा बाय dt लिखो, क्रॉस प्रोडक्ट करो r का, जैसे डिफ्रेंसिएशन नहीं करते, एक का करो दूसरे को ऐसे रखो, ऐसा ही है। इस बार ओमेगा को ऐसे ही रखो और यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ डी आर बाय डी टी का, इस तरीके से कर सकते हैं। डी आर बाई डी टी को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी लिख सकते हो, सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं हम, वेलोसिटी। और डी ओमेगा बाई डी टी को क्या लिख सकते हो, अल्फा लिख सकते हो, एंगुलर एक्सिलरेशन। सो ये क्या आ गया, अल्फा क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस वी। और v को क्या लिख सकते हो आप, ओमेगा क्रॉस आर। सो बेसिकली एक्सिलरेशन का फॉर्मूला क्या आता है, अल्फा, ये इसको मिस नहीं करना है, ये बहुत ही काम की चीज़ है। अभी आपको दिखेगा ओमेगा क्रॉस, और यहाँ पर क्या आएगा, ओमेगा क्रॉस आर।
सो ये फॉर्मूला है जो हर जगह काम आएगा। कैसे आया पूरा डिटेल में मैंने आपको इसमें बता दिया। ओके, क्लियर। सो इस तरीके से हम लोग इसमें लिख सकते हैं। अच्छा, अल्फ़ा की जो भी वैल्यू आएगी वो भी इसी के अबाउट आएगी, के डायरेक्शन के अबाउट आएगी, सेम उसी फंडा से। क्या आएगी? अल्फ़ा की डायरेक्शन वही रहेगी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कहीं कहीं जगह पे, थीटा के ऊपर 2 बिंदियां लगा दो। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और ये जो ओमेगा क्रॉस ओमेगा आर ये लिखा है ना, इसको पता क्या बोलते हैं? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, वो जब आएगा देखेंगे, इसका काम आएगा तो, बट आपको यहाँ से आइडिया लग गया होगा मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक। ठीक है, अब देखना ज़रा जो क्वेश्चंस रहेंगे कितने इंटरेस्टिंगली आप इनको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। और जो भी क्वेश्चंस रहेंगे मैं आपको दिखा दूँगा। ऐसे तो मैंने काफ़ी क्वेश्चंस इसमें बनाए हैं, ढूंढे हैं नेट से, तो ट्रिकी क्वेश्चंस की ये मैंने ऐसे बनाया है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये है, देखा होगा आपने कितने सारे गेट में आते हैं क्वेश्चन, ये वाले हिलते नहीं हैं। और ये हम सभी के सभी को सॉल्व करेंगे इसी वेक्टर एनालिसिस तरीके से। ठीक है, पहले भी लेक्चर सीरीज मैंने बनाई है, बट आप देखिएगा। राइट, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।